हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर का सीरीज नंबर 35। इससे पहले मैंने जो आप लोगों को 34th में जो क्वेश्चंस दिया था उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? 68 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। 21 दिसंबर 2019 तक के आंकड़ों के आधार पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के 5 बड़े शेयर धारकों में से भारत की स्थिति कौन सी है? तो भारत यहाँ पर 4th नंबर की पोजीशन पर है 6.3% शेयर के साथ। किस कोरियाई रानी का जन्म अयोध्या में माना जाता है? तो राजकुमारी हे होंग ओके का जन्म जो है भारत में के अयोध्या में माना जाता है। 35th में जो हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021, भारतीय फ्लैप शैल कछुए, आदि शंकराचार्य। तो इन 4 टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने में लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो गंगा नदी डॉल्फिन। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन के बचाव हेतु एक गाइडलाइन जारी की गई है। तो जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन है वो 2020 में किया गया था। इसके जो मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत है। इस दस्तावेज को टर्टल सर्वाइवल एलायंस तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार किया गया है। डॉल्फिन को भारत सरकार के द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें इसकी, तो प्लेटानिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। खोज इसकी आधिकारिक तौर पर 1801 में की गई थी। इसके निवास की बात करें, पर्यावास की बात करें, तो ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफुली, सांगू नदी प्रणालियों में ये रहती है। गंगा नदी को डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और वास्तव में दृष्टिहीन होती है, इसे दिखाई नहीं देता है। ये अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं जो मछली और अन्य शिकार से परावर्तित होती है, जिससे ये अपने दिमाग में एक छवि बना सकती हैं। इसे शूशू भी कहा जाता है। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इसकी प्रजातियों की वैश्विक आबादी लगभग 4000 होने का अनुमान है और लगभग 80% भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। यदि हम महत्व की बात करें गंगा नदी डॉल्फिन की, तो यह संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय संकेतक है। इनको किस किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है? तो बाय कैच के माध्यम से इसको खतरे का सामना करना पड़ता है। बाय कैच का से तात्पर्य यहाँ पर एक डॉल्फिन और मानव नदी के उन क्षेत्रों को पसंद करते हैं जहाँ मछलियाँ बहुतायत में होती हैं और पानी का धारा धीमी होती है। इससे लोगों द्वारा मछलियाँ पकड़ने के दौरान गलती से डॉल्फिन का भी शिकार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है, जिसे बायो कैच भी कहा जाता है। प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है। औद्योगिक, कृषि और मानव प्रदूषण के कारण आवास क्षरण डॉल्फिन हेतु एक प्रमुख खतरा बना हुआ है। बांधों का निर्माण भी एक बहुत कारण हो सकता है इसमें। तो बांधों के निर्माण और सिंचाई से संबंधित अन्य परियोजनाओं के कारण वे खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि वे नए क्षेत्रों को नहीं जान पाते और नहीं जा पाते। बांध के पास डॉल्फिन को भारी प्रदूषण, मछली पकड़ने की गतिविधियों में वृद्धि और पोत यातायात से खतरा होता है। उनके पास भोजन के विकल्प भी कम होते हैं, क्योंकि बांध प्रवास, प्रजनन चक्र तथा मछली एवं अन्य शिकार के आवास को बाधित करता है। अगर हम बात करें संरक्षण की स्थिति को लेकर के, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे प्रथम सूची में रखा गया है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की सूची में इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन की साइट्स की सूची में परिशिष्ट 1 में रखा गया है। प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन परिशिष्ट 2 में इसको रखा गया है। परिशिष्ट 2 में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो प्रवासी प्रजातियां हैं जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय उपयोग से काफ़ी लाभ होता है। यहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन के नंबर्स को बढ़ाने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। उसी में से एक स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2020 को एक घोषणा किया गया था कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च की जाएगी। उसी के तहत सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका तर्ज जो रहेगा वो बाघों का नंबर जिस प्रकार से बढ़ाया गया था उसी के तर्ज पर इसको स्टार्ट किया गया है। डॉल्फिन अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो इसके तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यहाँ पर संरक्षण योजना भी लाई गई है। तो गंगा नदी डॉल्फिन 2010 से 20 के लिए संरक्षण कार्य योजना बनाई गई, जिसने गंगा डॉल्फिन के लिए खतरों और नदी यातायात, सिंचाई, नहरों व शिकार आदि को डॉल्फिन की आबादी में कमी हेतु उत्तरदायी माना था। तो इसके लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस पूरे मैप में कि किस प्रकार से जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकलती हुई बांग्लादेश में जाती है, और तो ये पूरे क्षेत्र जो है और ब्रह्मपुत्र भी इसमें आकर के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में जो गंगेटिक जो डॉल्फिन है, गंगा नदी डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है विशेष रूप से। अगला टॉपिक जो है वो दोस्तों है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। तो हाल ही में युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 6 अलग अलग प्रकार के पुरस्कार शामिल होते हैं, जिसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल दिया गया है यहाँ पर इसका नाम बदलते हुए कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, ध्यानचंद्र अवार्ड होता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार होता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी होता है, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह भारत में किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है। इसे वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया था। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल क्षेत्र में शानदार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उनके कार्य को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दी जाती है। इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रोवाइड कराई जाती है। इस पुरस्कार से जो सम्मानित किया जा चुका है पहले व्यक्ति को, वो रहे हैं यहाँ पर विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस प्लेयर हैं भारत के। अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो इसे वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया यह पुरस्कार है। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना एवं अनुशासन की भावना बनाए रखने वाले खिलाड़ियों को यह दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और 1 प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। फिर अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसे वर्ष 1985 में स्थापित किया गया। इसके द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह कोचों को सुसंगत आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र से इसे सम्मानित किया जाता है। अगला बात करें हम ध्यानचंद पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को ध्यानचंद की एक प्रतिमा, 1 प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजकों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। इसके बाद अगला पुरस्कार आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसकी स्थापना वर्ष 1956-57 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है। यह विगत 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। नेक्स्ट पुरस्कार जो है वो है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। यह उन कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी हो या सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निर्यातकों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेलों के विकास के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनमें से खेलो इंडिया योजना है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष है, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना है, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र योजना है, विशेष क्षेत्र खेल योजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक है वह आदि गुरु शंकराचार्य। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ पर शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि उत्तराखंड से या केदारनाथ से आदि गुरु शंकराचार्य का क्या संबंध रहा है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य के परिचय के बारे में, तो आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईसा को कोच्चि के केरल के पास कलाडी नामक स्थान पर हुआ था। 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदार तीर्थ में समाधि ली थी, इसलिए यह ज़्यादा महत्व रखता है। वे शिव के भक्त थे
उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर कई टिप्पणियां लिखी। वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। इसके साथ साथ अगर प्रमुख कार्य की बात करें हम आदिगुरु शंकराचार्य के, तो ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो कि ब्रह्मसूत्र का पर टिप्पणी है इनकी, भज गोविंदा श्रोत, निर्वाण शातकम, प्राकरण ग्रंथ, ये इनके प्रमुख कार्य हैं। अन्य योगदानों की बात करें हम तो भारत में उस हिंदू धर्म के पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे जब बौद्ध धर्म लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था। सनातन धर्म के प्रचार में उन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की है। अद्वैत वेदांत के जनक भी जाने जाते हैं ये। तो यह कट्टरपंथी अद्वैतवाद की दार्शनिक स्थिति को व्यक्त करता है। यह संशोधनवादी विश्व दृष्टि प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त हुई है। अद्वैत वेदांतियों के अनुसार उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को ब्राह्मण कहते हैं, जो सभी चीज़ों की वास्तविकता है। अद्वैत ब्रह्म को परलौकिक व्यक्तित्व और अनुभवजन्य बहुलता के रूप में मानते हैं। अद्वैत वेदांती यह स्थापित करना चाहते हैं कि स्वयं या आत्मा का आवश्यक मूल ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत इस बात पर जोर देता है कि आत्मा शुद्ध अनैच्छिक चेतना अवस्था में होती है। अद्वैत एक क्षण रहित और अनंत अस्तित्ववादी और संख्यात्मक रूप से ब्रह्म के समान है। ये इसकी पूरी अवधारणा है। टॉपिक है वो है भारतीय फ्लैप शैल कछुए। तो हाल ही में उड़ीसा के वन अधिकारियों ने कथित तस्करी रैकेट में 40 भारतीय फ्लैप शैल कछुए जब्त किए हैं। तो भारतीय फ्लैप शैल कछुए क्या हैं, तो आप देखेंगे एक बहुत ही विशेष प्रकार से एक बहुत ही छोटा कछुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही होता है भारतीय फ्लैप शैल कछुए। तो भारतीय फ्लैप शैल कछुए के अगर हम बारे में बात करें तो यह मीठे पानी की कछुए की प्रजाति है जो कि कई राज्यों में पाई जाती है। फ्लैप शैल नाम की उत्पत्ति प्लास्ट्रॉन पर स्थित उरु फ्लैप की उपस्थिति से हुई है। जब कछुए खोल के पीछे हटते हैं तो त्वचा के ये फ्लैप अंगों को ढक लेते हैं। यह एक अपेक्षाकृत छोटा नरम खोल वाला कछुआ है जिसकी लंबाई 350 मिलीमीटर तक होती है। यदि हम भारतीय फ्लैप शैल कछुए के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लिस्सेमिस पटकटाटा इसका वैज्ञानिक नाम है। यदि हम बात करें कि यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो भारत के साथ साथ यह पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों में, सिंधु गंगा जल निकासी क्षेत्र में और म्यांमार की जो इरावदी और शाल्वी नदियां हैं में यहाँ पाई जाती है। ये नदियों, नालों, दलदल, तालाबों, झीलों एवं सिंचाई नहरों तथा तालाबों के उथले, शांत व स्थिर जल में पाई जाती हैं। ये रहते हैं, ये इनका निवास स्थान है। ये इस प्रकार के कछुए रेत या मिट्टी के नीचे के जल को में रहना ये पसंद करते हैं। अगर हम बात करें इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के संरक्षण या सूची प्राप्त है इसको, तो यह IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें सुभेद्य श्रेणी में है। साइट्स की में ये परिशिष्ट सेकेंड में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की ये अनुसूची फर्स्ट में है। यदि हम बात करें यहाँ पर कि भारतीय फ्लैप शैल कछुए को किस प्रकार से खतरा है, तो कछुओं को उनके कथित कामोत्तेजन गुणों, पशुओं के चारे, उनकी खाल से चमड़ा बनाने, उनके खून से औषधि बनाने और मछली पकड़ाने तक के लिए चारा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका तस्करी हेतु भी इसको मार दिया जाता है। इसके अलावा कछुए का उपयोग मांस और दवाओं के लिए भी किया जाता है। संरक्षण के लिए यहाँ पर कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। उसमें से एक यहाँ पर कुरमा एप, तो यह भारत के मीठे पानी में कछुए, संत समेत अन्य प्रकार के कछुओं की जो 29 प्रजातियां हैं उनको कवर करने वाला एक अंतर्निहित डिजिटल फील्ड गाइड है। इसे टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है। प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो यह दिवस भी आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उससे संबंधित यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे पाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर, गंगा नदी डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी गई थी? गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब की गई थी? आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत में कहाँ कहाँ पर 4 मठों की स्थापना की थी? भारतीय फ्लैप शैल कछुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? इन सभी सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियो यदि आप लोगों को फ़ायदेमंद है तो आप खुद देखिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इसे ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।